दोस्तों हर साल आईबीपीएस एसओ के लिए लाखों बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कुछ का सिलेक्शन हो जाता है और कुछ बच्चे अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। उनके कई सारे रीजन हो सकते हैं। कई सारे बच्चों को लगता है कि सर इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी। कहीं को लगता है कि सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, ये एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था हमारे लिए। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा समझो कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनके लिए भी तो यही सारी की सारी सिचुएशन थी ना। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होगी जो उनको आप लोगों से डिफरेंट करती होगी कि जिन जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ पैरामीटर्स होंगे जिसके थ्रू वो अपने आप को डिफर कर लेते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं बेसिकली। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम उन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं, और अगर आप इन चीज़ों को जान जाओगे तो आप लोग भी उस क्राउड से अपने आप को अलग कर लोगे जो सिलेक्शन नहीं ले पाता है। आप अपने आप को उस कैटेगरी में रख पाओगे जो सिलेक्शन लेने की मतलब और अग्रसर है बेसिकली। ठीक है, तो कुछ मुद्दे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों देखो, एक चीज़ तो अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि यार कभी भी ना पेपर टफ नहीं आता है। देखो पेपर अगर टफ है तो वो हर किसी के लिए टफ है, सारे बच्चों के लिए टफ ही पेपर है फिर वो, है ना। मैटर करता है आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, आपकी प्रिपरेशन की जो अप्रोच चल रही है, आपकी जो अप्रोच है चीज़ों को लेकर कि वो किस तरह से आप लेके चल रहे हो। मेन चीज़ तो वो है। तो आज हम उसी चीज़ पर बात करने वाले हैं मेनली। ठीक है, देखो आईबीपीएस एसओ जो है वो जनरल बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं है यार, ये है ना। आप सभी को पता है कि आईबीपीएस एसओ का एग्जामिनेशन ये हमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर रिक्रूट करता है। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर जब रिक्रूट किया जाता है हम लोगों को, तो यहाँ पर आपकी जो अलग अलग स्ट्रीम से, है ना, स्ट्रीम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है। जैसे आईटी वाले बच्चे जो आईटी स्ट्रीम के लिए जाने वाले हैं, है ना, एफ वाले बच्चे, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे, उनको उसी फील्ड में काम करना होता है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से राजभाषा अधिकारी है ना, उसके अलावा मार्केटिंग ऑफिसर है, एचआर ऑफिसर है, उसके अलावा भी आप लोग देखोगे लीगल ऑफिसर के पर आप लोग को रिक्रूट किया जाता है। तो ये एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन है। ठीक है, जहाँ पर जो प्रोफेशनल नॉलेज होता है आप लोगों का, जो फेज 2 के अंदर आता है प्रोफेशनल नॉलेज, उसका एक अहम रोल होता है दोस्तों। क्योंकि उस पर ना दो चीज़ें डिपेंड करती है, एक तो आपका फेज 2 का एग्जामिनेशन है, दूसरा आपका इंटरव्यू है। क्योंकि इंटरव्यू पूरा का पूरा हो सकता है कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज पर ही हो जाए, या फिर हो सकता है कि जनरल इंटरव्यू आपके लिए हो जाए, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, जो इसमें कुछ पॉइंट्स और भी अगर अपन एड ऑन करने जाएं, तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करके आपको करना है तो बेसिक सी चीज़ें, जो 4 बेसिक चीज़ें हैं हमारे अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला तो होता है उस एग्जाम का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस हो गया हमारे लिए। दूसरा हो गया अपने पास पीवाईक्यूज, कि सिलेबस अपने को अच्छे से देखना है, उस एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज को अपने को अच्छे से देखना है। उसके अलावा स्टडी प्लान हमें प्रॉपर बनाना है, और राइट रिसोर्सेज सोर्स को हमें फॉलो करना है कि हम कहाँ से अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं। ये बेसिक सी चीज़ होगी सबसे पहले। ठीक है, अब बच्चे फेल क्यों होते हैं मेनली, उसका रीजन क्या है, इतना सब कुछ पता होने के बाद भी। ठीक है, तो देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट अपन बात करते चलेंगे, है ना, और कहीं ना कहीं आप लोग अगर उनसे कनेक्ट कर पाओगे आप लोग, ठीक है, तो बताइएगा। और फिर भी अगर आपकी किसी तरह के डाउट्स या फिर क्वेरी बनती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। ठीक है, हमने कोशिश करी कि सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो आपके इसके अंदर क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई बचता है तो जरूर से बताइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो मिस्टेक होती है बच्चों से, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, है ना, सबसे पहली मिस्टेक वो क्या होती है दोस्तों, कि यूजिंग टू मेनी रिसोर्सेस। ठीक है, उनको लगता है कि मैं ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स को या फिर ढेर सारा स्टडी मटेरियल में अगर इकट्ठा कर लूंगा तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो भाई देखो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे से अपना सिलेक्शन लेते हैं ना, वो एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ते हैं। शुरुआत में आप टाइम स्पेंड करो कि मुझे कहाँ से अपनी स्टडी करनी है, कहाँ से मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो शुरू में आप लोग टाइम अपना स्पेंड करो, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करो, और जहाँ का कंटेंट आपको एक बार समझ में आ गया, जहाँ का फैकल्टीज आपको समझ में आ गई, जहाँ के रिसोर्स आपको समझ में आ गया कि यहाँ से मैं अपना सिलेक्शन ले सकता हूँ, बस उसी से थ्रू प्रिपरेशन करनी है। कभी भी आपको क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना, हमेशा क्वालिटी पर फोकस करना है। ठीक है, क्वांट के अंदर भी अगर देखेंगे दोस्तों, तो अगर मान लीजिए एक टॉपिक है, एक टॉपिक को अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया, 2 बार 3 बार आपने रिवाइज कर लिया उसको, उसकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर ली, तो वो टॉपिक ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक टॉपिक को आप 10 जगह से पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, और बार बार रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो आप लोग। ठीक है, तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो ढेर सारे स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड चीजें रखो अपने पास। तो लिमिटेड चीजें रहेगी तो आपको कन्फ्यूजन भी कम होगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, पता रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। ढेर सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने से सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है।
तो इस बात पर ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ में आई बात। उसके अलावा दोस्तों अगर दूसरी चीज़ की हम बात कर ले तो वो होता है हमारे पास में क्या कि रैंडम प्रिपरेशन, कि हम कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें एक चीज़ों को लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं है ना, कोई क्लैरिटी नहीं है। कभी क्वांट उठा लिया, क्वांट का मन कर रहा आज पूरे दिन क्वांट पढ़ते चले, रीजनिंग का मन कर रहा पूरे दिन रीजनिंग उठा ली हम लोगों ने, किसी के पार्ट में जीए आ रहा है तो जीए उठाना शुरू कर दिया, री इंग्लिश उठा ली, हम फेज़ 1 पढ़ने लग गए, फेज़ 2 पढ़ने लग गए, कुछ भी चल रहा है मतलब रैंडम, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान रखो कि हमें रैंडम स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है ना, क्योंकि जितना टाइम ड्यूरेशन आपको आपके पास बचा है यार, 29 अगस्त को हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है कि एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल अपने को बनाना है। ये गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना। तो आप क्या करें, अपना एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल बनाएं जिसको आप लोग लंबे टाइम तक फॉलो कर पाए। तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए, है ना। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल आपको बनाना है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पार्ट हो कि मुझे क्वांट कब पढ़ना है, रीजनिंग कब पढ़नी है, इंग्लिश कब पढ़नी है, जीए कब पढ़नी है ना, इनका रिविजन मुझे कब करना है। क्योंकि दोस्तों आप लोग ना यूट्यूब क्लासेस या फिर पेड क्लास देखकर ही काम नहीं चलने वाला जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो जैसे मान के चलिए 1 से 1.5 घंटे की अगर आपने पेड क्लास करी या फिर यूट्यूब क्लास करी, तो उसके बाद में 1 से 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करें, अपना एक टाइम टेबल फिक्स बनाओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको नाइट में पढ़ना है कि डे में पढ़ना है, जो टाइम आपको कंफर्टेबल रखता है उस टाइम में आपको अपनी स्टडी करनी है, ठीक है। अपना 100% देना है और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। हमने बोला है स्टार्टिंग में कि रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, मतलब ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसको लंबे टाइम तक आप लोग फॉलो कर पाए। ऐसा नहीं कि जोश जोश में आ गए, हफ्ते भर फॉलो किया फिर वापस से उसी रूटीन पर आ गए, है ना। तो इसमें एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में आपको लेके चलना है अपने आप को कि मुझे डिसिप्लिन्ड होना हर चीज़ों को लेकर, क्योंकि अपने को एग्जाम क्वालिफाई करना दोस्त, अपने को स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना है ना। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि मुझे प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम टेबल देना है, कि मुझे किस किस पार्ट पर पढ़ाई करनी है अपनी, मुझे मेंस के लिए जो सब्जेक्ट्स है मेरे उसको मैं कितना टाइम दूंगा, कब पढ़ूंगा उसको मैं, सैटरडे संडेज में मैं मेंस को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, सैटरडे संडेज में, बाकी दिन में मैं प्रीलिम्स पर फोकस कर लूँ, क्योंकि मेंस में अपने पास टाइम है, नवंबर में एग्जामिनेशन है, ठीक बात। लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा टाइम टेबल बनाइएगा रियलिस्टिक, बिल्कुल भी किसी बिना स्ट्रेटेजी के अपने को पढ़ाई नहीं करनी है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और होती है कि ये जो हमने आपसे अभी कहा कि प्रोफेशनल नॉलेज, किसी किसी को लग रहा होगा कि सर नवंबर में एग्जामिनेशन है तो मैं प्रोफेशनल नॉलेज को मैं बाद में भी ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना, है ना। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है इसको, आपके फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स। लेकिन फेज 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में उसका 80% वेटेज होता है बेसिकली, है ना। तो दोस्तों उसको इग्नोर नहीं करना है। आप लोग लेट मत शुरू करो प्रोफेशनल नॉलेज को, प्रोफेशनल नॉलेज को अभी आप पढ़ते चलो जितना आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि देखिए आपने उसमें अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ना, उसी फील्ड में आप लोग को आप मास्टर हो उस फील्ड के, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो आप लोग सैटरडे संडे उसके लिए फिक्स कर दीजिए, या फिर दिन के आप टाइम फिक्स कर दीजिए कि मेरे को इतना टाइम मेंस के लिए देना है, मेरे को मतलब देना है, मतलब सैटरडे का टाइम मेरे को मेंस के लिए देना मतलब देना है, या फिर संडे का टाइम मुझे मेंस के लिए देना मतलब देना है। तो प्रोफेशनल नॉलेज को लेट स्टार्ट बिल्कुल मत करना आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखो लेट स्टार्ट करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि जितना सिलेबस हमारे पास रिक्वायर्ड है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, हम प्रॉपर रिविजन नहीं कर पाते और कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है फिर हमारे अंदर, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स रिविजन हो जाए, इसलिए कोशिश करना है कि प्रोफेशनल नॉलेज को भी हम लोग टाइम रहते स्टार्ट कर दे, उसकी प्रिपरेशन करना। क्लियर। तो ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको ये गलती नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज और होती है हमारे पास में, वो आती है मॉक टेस्ट को लेकर, ठीक है। कि मॉक टेस्ट को लेकर एक काफी बड़ी गलती करते हैं आप में से बच्चे। देखिए आपको लगता होगा कि सर मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा ना, उसके बाद में अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा, जो एकदम भयानक वाली गलती है, ठीक है दोस्त। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने सिलेबस पढ़ना शुरू करा, वो तो करना पड़ेगा, आपने सिलेबस पढ़ना शुरू करा, बेसिकली आपको लग रहा है कि मेरा 30% के आसपास का सिलेबस कंप्लीट हो गया, 30 से 40% का सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, है ना। तो एक तो ये ध्यान रखना कि शुरुआत से ही आप लोग क्या करना कि टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना शुरू कर देना। जैसे मान लीजिए परसेंटेज आपने पढ़ा क्वांट के अंदर या फिर रीजनिंग के अंदर, आपने सेलॉग्स पढ़े या फिर पजल पढ़ी या फिर आपने डायरेक्शन वाले पढ़े, आपने ब्लड रिलेशन वाला पढ़ा, कुछ भी पढ़ा आपने, तो उस पर बेस्ड ना टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना शुरू कर देना। टेस्ट की हैबिट शुरुआत से बनाते चलिएगा। आपने टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना शुरू करे, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे करके आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हुआ, आपने सेक्शन मॉक देना शुरू कर दिए, आप क्विजेस लगाना शुरू कर रहे हो, आपने टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लिए, सेक्शन मॉक लगा रहे हो, क्विज लगा रहे हो आप लोग। जब इन पर थोड़ा कमांड बनने लगे आपकी कि हाँ यार मेरे से क्वेश्चन वगैरह बन रहे हैं और मेरा कम से कम 30-40% के आसपास का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कम से कम 30 से 40% के आसपास का, ठीक है,
उसके बाद में आप लोग अपने फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू कर दीजिएगा। वेट मत करना कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, ना ना ना, ठीक है। 30-40% के आसपास का सिलेबस कंप्लीट हुआ, अपन ने मॉक लगाना शुरू कर दिए। अब मॉक टेस्ट के अंदर ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल अपन डब्बा गोले, कुछ नहीं बनना अपने से, बनेगा ना जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं। भाई 30-40% का सिलेबस आपने कंप्लीट किया है तो उतना तो बनाओगे, और अगर वो चीजें नहीं बनी जो आपने पढ़ रखी है तो उन पर काम करो कि क्यों नहीं बन रही मेरे से, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना पहले फुल लेंथ वाले, चाहे हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाओ, फिर अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लीजिएगा, है ना। शुरुआत में आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है। जो टॉपर्स अपना सिलेक्शन लेते हैं ना दोस्त, वो मॉक टेस्ट लगा कर तो लेते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें अपनी गलतियों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जब मॉक टेस्ट लगाया आपने, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में प्रॉपर एनालिसिस करो कि मैंने कहाँ गलती करी है, कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे, किस टॉपिक के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस नहीं बने जो आपने पढ़ रखे हैं, उन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज करो, उनके कॉन्सेप्ट को देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट छूट गया था मेरे पास, और उन गलतियों की हो सकता है तो एक नोटबुक बना लो कि ये गलती मैं कर रहा हूं मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। उन गलतियों को हमें अगले मॉक टेस्ट के अंदर रिपीट नहीं करना है, उन गलतियों को हमें अगले मॉक टेस्ट के अंदर क्या करना है, सुधार करना है, क्योंकि गलती पहचान ली। अब गलती पहचानने के बाद में दोस्तों उस पर काम करना शुरू कर देना आपको बेसिकली। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मॉक टेस्ट स्टार्ट करने अपने को जल्दी, और फिर उस पर काम करना शुरू कर देना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना शुरू कर देना है। तो जब तक आपका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपकी जो मतलब कंडीशन है वो एक अलग लेवल पर होगी, क्योंकि आपने काफी लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक टेस्ट की। और सिलेबस कंप्लीशन के बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आप खुद का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर देखोगे कि यार मुझे पता है, मैं अपनी अप्रोचेस को चेंज कर चुका हूं। अप्रोचेस को ध्यान रखिएगा कि चेंज करते चलना आपको हर मॉक टेस्ट के अंदर, और जो अप्रोचेस आप बनाओगे फाइनल, वही चीज आपकी एग्जामिनेशन हॉल में भी रिफ्लेक्ट करेगी बेसिकली। तो इस बात का सारे लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा दोस्तों एक चीज हमें और ध्यान रखता है कि प्रीलिम्स को कई सारे बच्चे एकदम फाइनल स्टेज की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। वो क्वांट और रीजनिंग को ना बहुत ज्यादा हावी कर लेते हैं खुद के ऊपर। कई सारे बच्चे इंग्लिश को भी हावी कर लेते हैं अपने ऊपर। तो मेरे भाई प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से इसको क्वालिफाई कर जाओगे एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते चले। तो जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो आपको प्रॉपर गाइड करते ही करते हैं। उनकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते चलिए, उनके हिसाब से अपनी पढ़ाई करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो प्रीलिम्स एक फाइनल स्टेज नहीं है, हमारा मेंस और इंटरव्यू भी उसके बाद में। तो प्रीलिम्स पर तो फोकस करना ही करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हावी नहीं करना है कि मेरा प्रीलिम्स पर ही पूरा पूरा फोकस बना रहे। मुझे मेंस भी क्वालिफाई करना है, मुझे इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। तो अगर पढ़ोगे तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। उसके अलावा दोस्तों एक बात होती है हमारे पास में क्या, कि हम लोग क्या करते हैं ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं ऐसे ट्रिक बता दीजिए इसकी, है ना। तो ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन आज के इस टाइम में हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से क्लियर नहीं कर सकते। हमें अपने बेसिक्स पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनना चाहिए। तो आप लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर चलिए, क्योंकि एग्जाम में समय है दोस्त। हम ट्रिक पर काम नहीं करेंगे अभी, अगर बेसिक्स पर वाले मोड पर काम करते चले, बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग बनाते चले, तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको डर नहीं होगा किसी तरह का। आप ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए ताकि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, वो काम नहीं करोगे आप लोग। तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, चाहे वो इंग्लिश हो, इंग्लिश के अंदर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है, क्वांट वाला सेक्शन है, इसमें आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी बनेगी, उतना बेहतर आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो हमें अपनी एक्यूरेसी पर काम करना है, अपनी अप्रोचेस पर काम करना है, और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है बेसिकली। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक बात और होती है इंटरव्यू को लेकर, है ना, कि हमें लगता है कि इंटरव्यू तो फाइनल स्टेज है ना, उसके लिए अभी से क्यों प्रिपेयर करना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बोलते ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, राइट। तो उसी तरह से हमें क्या करना है कि इंटरव्यू के लिए भी अपने आप को अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते चलिए। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा टाइम अब दे दो, नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम वीक में आप लोग 1 घंटे 2 घंटे उसको दे दो इंटरव्यू के लिए। करना क्या उसके लिए, देखो इंटरव्यू से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कलेक्ट करना है, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे वाले बच्चों के इंटरव्यूज़ है, सक्सेस स्टोरीज है, वहाँ से आप क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए। एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए कि यार इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछे गए तो मैं इसका आंसर कैसे करूँगा, ठीक है। देखो इमेजिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को इमेजिन करो कि यार मैं जब एग्जाम वहाँ पर इंटरव्यू राउंड में बैठूंगा मैं, और जब मेरे पास मेरे सामने पूरी की पूरी जो मतलब ज्योरी होगी, तो वो मुझसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उनको किस तरह से आंसर करूंगा बेसिकली, ठीक है। तो इंटरव्यू को भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। वो क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं,
है ना, वो प्रिपेयर करिए आप क्वेश्चन सारे के सारे। वो आपके पर्सनल क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर करना उस अकॉर्डिंग, तो इसे डिले ना करिएगा, ठीक बात है ना। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और होती है हमारे पास में, कि हम लोग ना प्रिपरेशन जर्नी में इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते कि यार हेल्थ रूटीन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। काफ़ी सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे कि जो वर्किंग होंगे और वर्किंग होते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी आप लोग एक फिजिकल एक्सरसाइज आप लोग अपने डेली रूटीन में एड ऑन करिए। मेडिटेशन कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मेडिटेशन करो, 20-25 मिनट का मेडिटेशन आप एड ऑन करिए अपनी लाइफ में, या फिर साइकिलिंग, रनिंग, एक्सरसाइज कोई भी, चाहे वो पुशअप लगाइए आप लोग, जॉगिंग करिए, या फिर जिम जाइए, जो आप कर सकते हो, क्योंकि अपने आप को फिट रखना है ना। एक स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है ना, हेल्दी माइंड, है ना। तो जितना ज़्यादा आपका माइंड हेल्दी होगा, जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग, उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ आप लोग क्या कर पाओगे, पढ़ाई कर पाओगे अपनी बेसिकली। तो अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट को मेंटेन करती चलेगा, बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए, पानी टाइम टाइम तक पीते रहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम क्लास करते रहते हैं और उस दौरान हमें ये पता ही नहीं चलता कि मैंने पानी नहीं पिया काफ़ी लंबे टाइम से, है ना। तो पानी पीते रहें आप लोग, ठीक है, और अपने आप को हेल्दी रखो यार दोस्त, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे बच्चे ना बीमार हो जाते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, फिर एग्ज़ाम खराब होता है फिर बेसिकली, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जो हमें लग रहे थे आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिली ज़रूर होगी इस पार्ट से, है ना। तो ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन जो है आपका टफ एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन अपन रैंडम प्रिपरेशन के थ्रू इसको अपन डिफिकल्ट बना लेते हैं। अपन कुछ तो भी पढ़ना शुरू कर देते तो एग्जाम डिफिकल्ट होता ही होता है। एक प्रॉपर स्टडी के साथ पढ़ोगे, स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ोगे तो कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है ना। सो ध्यान रखिए, क्लैरिटी आपको होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी, प्रैक्टिस, रिविजन, और बन गए आप लोग स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। इस पार्ट को फॉलो करते चलेगा आप लोग बेसिकली, ठीक है, क्लियर। बाकी तो दोस्तों कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, है ना। बस कंसिस्टेंट रहिए यार, किसी भी चीज़ में आपको ब्रेक नहीं करना है कि मैंने 4 दिन 5 दिन ब्रेक कर लिया फिर मैं प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगा। तो कंसिस्टेंट रहना आप लोग को, चाहे आप लोग 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है। इस बात का सारे लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। और एक अच्छी बात कही जाती है कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, है ना, कि प्रॉपर प्रिपरेशन आपको करनी है ताकि एग्जामिनेशन में आप लोग पुअर ना रहो, अच्छे से परफॉर्म करो बेसिकली वहाँ पे, ठीक है। तो फिर भी अगर आपके कोई डाउट बन रहे हो, कुछ क्वेरी बन रही हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा, है ना। और किस टॉपिक के ऊपर आपको इस तरह का सेशन चाहिए रहता है, राइट, तो वो ज़रूर से बताइएगा आप लोग दोस्तों, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, एक कमेंट ज़रूर करना आप लोग, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने चाहते हो तो यस आई कैन डू इट, है ना, ठीक है। चलिए, अब देखो प्रिपरेशन के हमेशा 2 रास्ते होते हैं, जैसे आप लोग सेल्फ करो या फिर सपोर्ट स्टडी के थ्रू। तो अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग इनरोल कर सकते हो रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ के महापैक में, या फिर आप जा सकते हो बैंक महापैक प्लस के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे तो सिर्फ एसओ की प्रिपरेशन करनी है, तो एसओ के इंडिविजुअल बैचेस भी आप लोग के स्टार्ट हो रहे हैं 15 मई से, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है, लेट मी शो यू। तो दोस्तों जो कोई भी इनरोल करना चाहे एसओ के हमारे बैचेस में, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको विजिट करना होगा अड्डा 24/7 की अपनी वेबसाइट पर। पहली लिंक पर क्लिक कर लीजिए, आप लोग जाएंगे ऑल कोर्सेस में, और लेफ्ट हैंड साइड पर देखोगे रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर कई सारे एग्जाम्स आपको नजर आएंगे और इसी में नजर आएगा आईबीपीएस एसओ। तो दोस्तों ये रहा आईबीपीएस एसओ, इस पर क्लिक करें। आईबीपीएस एसओ के लिए आपके जो बैचेस हैं, है ना, आपको बैचेस दिख जाएंगे यहाँ पर। जब आप लोग व्यू ऑल करेंगे ना, तो सारे के सारे बैचेस दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। जैसे लॉ ऑफिसर का बैच है आप लोगों का, आईटी ऑफिसर का बैच है आप लोगों का, ठीक है, एचआर एंड ऑफिसर का बैच है आपका, मार्केटिंग ऑफिसर का बैच है। तो जिस किसी बैच स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, जैसे लेट सपोज कि आप आईटी से बिलोंग करते हो, तो आप लोग क्या करें, आईटी वाले बैच पर जाइएगा, इस तरह से आईटी वाले बैच पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपको डबल वैलिडिटी भी मिल रही है, तो आपको करना क्या होगा, बाय नाउ पर जाना है इस तरह से, एंड यू नीड टू यूज अ रेफरल कोड, कूपन कोड, है ना भाई, डिस्काउंट तो चाहिए, तो कूपन कोड यूज करेगा Y710, ओके, जस्ट अप्लाई दिस पार्ट। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे आप लोग, काफी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच जो है आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसकी प्राइसिंग ना और भी कम हो जाएगी, कैसे, जब आप लोग इसको एप्लीकेशन ऐप से परचेस करेंगे, एंड अगर आप लोगों ने ये रेफरल कोड यूज किया Y710, ध्यान रखिएगा रेफरल कोड Y710 आपका रेफरल कोड होना चाहिए, तो आपका जो डिस्काउंट है दोस्त, ये आपका 80% का डिस्काउंट हो जाएगा, और 2x वैलिडिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो भी कोई आपके फ्रेंड्स है, दोस्त है ना, जो एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं आईबीपीएस एसओ 2026 का, ठीक है, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट सेक्टर में स्विच करना है, तो भाई
आप लोग इस बैच में एनरोल करिए, है ना, और अपने आप को प्रिपेयर करिए इस एग्जामिनेशन के लिए। आराम से दोस्तों क्वालिफाई कर जाओगे आप लोग IBPS SO 2026 का एग्जामिनेशन। बट शर्त ये है कि समय पर अपने को प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है, डिले नहीं करना है। तो जितनी ज़्यादा जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात होगी अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।